डियर स्टूडेंट, आप सभी के एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम विनिमय विपत्र के जो है क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने क्रियात्मक प्रश्न को देखा था 3, 4 और 5 को। आज हम देय तिथि की गणना से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित दशाओं विपत्र की देय तिथि ज्ञात कीजिए। उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। इसमें क्या है, केवल देय तिथि की गणना करना है। उसमें क्या करेंगे हम, जैसे जुलाई 13 को दिया है तो जुलाई से आप गिनती कर लीजिए कितने दिन में 30 दिन हो रहा है। तो जुलाई में 19 दिन हो रहा है और 11 दिन और जोड़ दीजिए। जुलाई के बाद अगस्त में, है ना, अगस्त में 11 दिन, मतलब 11 तारीख को उसका भुगतान, 11 के बाद तिथि 11 तारीख हो गया तो 11 के बाद 12, 13 और ये हो जाएगा क्या, 11, 12, 13, 3 दिन हो गए। मतलब 11 के बाद 12, 13, 14 के बाद 15 अगस्त को भुगतान करना है, समझिए पहले का। लेकिन चूँकि 15 अगस्त को छुट्टी का दिन होता है तो इसलिए हम जो है कब करेंगे, 14 जुलाई को भुगतान करेंगे। ये कैसे बनेगा आप देख लीजिए एक बार, फिर आप घर में जो है इसको उतार करके आप बनाते रहिए। ये इस प्रकार से जो है पहला का इसका सबका जो है विपत्र की भुगतान तिथि इस प्रकार से ज्ञात करें। विपत्र तिथि अवधि दिया हुआ है, विपत्र भुगतान तिथि ऐसे ही लिख लेगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम जो है इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, केवल अभी हमको ये जानना है कि इसका भुगतान तिथि कब होगा। दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कभी इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए, हमने आहरण की तिथि, स्वीकृति की तिथि, बिल की अवधि और विपत्र की देय अवधि दिया हुआ है। उसके आधार पर हमने जो है यहाँ पर विपत्र की देय अवधि तिथि का गणना किया हुआ है। ठीक है, 1 अप्रैल को बैंक की सार्वजनिक छुट्टी रहती है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको बनाना है। ठीक, तो ये बनेगा दूसरा का इस प्रकार से बनेगा, आप इसको उतार लीजिएगा। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में है विपत्र को भुनाना एवं विपत्र को भुगतान, विपत्र का भुनाना एवं भुगतान, इसको देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा इसमें उसके जो पंजी प्रविष्टि है वो किस प्रकार से होगा, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विपत्र का भुगतान करना, विपत्र का भुगतान करने वाले को देख लेते हैं हम। विपत्र का भुनाना या पूर्व प्रापण, उसी को बोलते हैं पूर्व प्रापण, विपत्र का भुनाना को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रोकड़ की आवश्यकता उत्पन्न होने पर लेखा के धारक विपत्र को अपनी बैंक से या किसी साहूकार से उसकी भुगतान तिथि के पूर्व ही बट्टे पर भुना सकता है। मतलब विपत्र का जब भुगतान तिथि आया नहीं है, फिर भी उसको जो है विपत्र को आप बैंक के माध्यम से या किसी साहूकार को देख करके उसके बदले में पैसा बट्टे पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी विपत्र प्राप्त हुआ उसके जितना भी मूल्य का विपत्र है उस मूल्य के बराबर राशि ना प्राप्त करके उसमें से कुछ कटौती करके आपको बैंक जो है पैसा वापस मतलब दे देता है, या किसी साहूकार के पास भी जाएंगे तो भी उतना राशि आपको मिल जाएगा। ठीक, जाता है जब विपत्र का लेखक या धारक भुगतान तिथि के पूर्व ही विपत्र की राशि बट्टे पर प्राप्त कर लेता है तो इसे विपत्र का भुनाना या विपत्र का पूर्व प्रापण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। बट्टे की राशि विपत्र की शेष अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर ज्ञात की जाती है। लेखा के धारक के लिए बट्टा एक हानि है। लेखा के धारक के लिए क्या है, बट्टा हानि है। ठीक है, और इसलिए वह बट्टे को अपनी बहियों में हानि के रूप में दर्ज करता है। विपत्र के पूर्व प्रापण संबंधी व्यवहार का लेखा स्वीकर्ता की बहियों में नहीं किया जाता, क्योंकि विपत्र का पूर्व प्रापण जो है हमेशा लेखक ही करता है ना, लेखा के धारक करता है। इसलिए जो है उसका लेखा जो है हम स्वीकर्ता की बहियों में नहीं करते, क्योंकि स्वीकर्ता को केवल विपत्र देता है और भुगतान से उसका मतलब रहता है। इस व्यवहार को लेखा के धारक तथा बैंक या साहूकार की बहियों में प्रविष्ट किया जाता है। लेखक की बहियों में विपत्र के पूर्व प्रापण निम्नानुसार नकल प्रविष्ट की जाती है। देख लीजिए, पूर्व प्रापण अगर करेंगे तो किस प्रकार से होगा। विपत्र को भुनाएंगे अगर बैंक से तो हो जाएगा रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, प्राप्य पत्र खाते से। अगर बैंक से भुना रहे हैं तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, प्राप्य पत्र खाते से विपत्र बैंक से बट्टे पर भुनाया। या फिर आप लिख सकते हैं रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, प्राप्य पत्र खाता से। किसी साहूकार से भी भुनाएंगे तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, प्राप्य पत्र खाता से। ठीक है, कैश अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो गया। बट्टे के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, बट्टे की दर वार्षिक होती है। बट्टे की दर क्या होती है, वार्षिक होती है। बट्टे की राशि विपत्र भुनाने की तिथि से उसकी भुगतान तिथि तक की अवधि हेतु ज्ञात की जाती है।
इसको आपको विशेष ध्यान देना है। बट्टे की जो दर होती है वो वार्षिक होती है। बट्टे की राशि विपत्र भुनाने की तिथि से उसकी भुगतान तिथि तक की अवधि हेतु ज्ञात की जाती है। बट्टे की राशि ज्ञात करने में अनुग्रह दिवस पर ध्यान नहीं दिया जाता। बट्टे की जब राशि ज्ञात करेंगे तो हम अनुग्रह दिवस को ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। चलिए तो एक प्रश्न बनाते हैं तो समझ में आएगा, है ना, प्रश्न के हिसाब से कि किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण से भी समझ जाते हैं कि जनवरी 2001 को प्रशांत ने निशांत को 6,000 रुपये का माल बेचा। उसी तिथि पर उस राशि का 3 माह की अवधि वाला एक विपत्र लिखा जिसे निशांत ने स्वीकार कर लिया। 4 जनवरी को प्रशांत ने अपने बैंक से 6% वार्षिक दर पर भुना लिया। प्रशांत की बहियों में नकल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो पहला तो माल बेचा है, प्रशांत ने निशांत को माल बेचा, ठीक है। तो निशांत का खाता विकलन प्रशांत की बहियों में और निशांत की बहियों दोनों में होगा। तो प्रशांत की बहियों में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिया, प्रशांत की बहियों में नकल प्रविष्टियाँ। तो प्रशांत कौन है, तो प्रशांत जो है विक्रेता है। प्रशांत ने निशांत को 6,000 रुपये का माल बेचा, मतलब प्रशांत क्या हो गया, विक्रेता हो गया, और विपत्र की भाषा में लेखक हो गया, ठीक है। तो लेखक की बहियों में क्या हो गया, तो निशांत का खाता विकलन विक्रय खाते से हो जाएगा और प्राप्य विपत्र खाता विकलन निशांत से हो जाएगा और बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से। 3 प्रविष्टि करेंगे हम, ठीक। ये देखिए यहाँ पर एंट्री होगा तो क्या होगा, निशांत का खाता विकलन विक्रय खाता से उधार माल बेचा, प्राप्य पत्र खाता विकलन निशांत से स्वीकृति प्राप्त की, ठीक। प्राप्य पत्र खाता विकलन निशांत से हो गया और उसको बट्टा पे भुनाएंगे तो बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से करके हम लिख देंगे। 5,910 रुपये बैंक का और बट्टा का हो जाएगा 90 रुपये और 6,000 रुपये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विपत्र का, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। बट्टा की राशि का कैलकुलेशन 6,000 गुणित 6/3/12 गुणित 100। ये कैसे हुआ, देखिए 6% के हिसाब से किया है। विपत्र भुनाया कितना है उसको देखिए आप प्रश्न के हिसाब से। तो विपत्र में प्रश्न में लिखा है कि उसे 6% वार्षिक दर पर भुना लिया, ठीक है। क्योंकि वार्षिक दर पर बोला है प्रश्न में तो हम क्या करते हैं, 6,000 गुणित 6,000 का 6% निकालेंगे तो 6,000 गुणित 6/100 कर देंगे। लेकिन हमको कितने माह की अवधि का निकालना है, तो 3 माह की अवधि का, ठीक है। कितने माह का विपत्र था उसको देखिए, कितने माह का विपत्र था, तो विपत्र मतलब विपत्र जो है 3 माह की अवधि का था। तो हम 3 माह का हम क्या निकालेंगे, बट्टा निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 6,000 गुणित 6 गुणित 3/100 गुणित 12, मतलब 12 गुणित 100 कर दिया है। तो ये समझ जाइएगा, ये इस प्रकार से होगा। देखिए 6,000 गुणित मतलब 6% है ना, बटे 100 करते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 माह का निकालेंगे इसलिए 3/12 कर दिए, 6 कम 6 दूने 12 और यहाँ पर काट दीजिए 0 0 0 0 कर 2 कम 2 तिया 6 0 3 तिया 9 90 रुपये। कितना हो गया, 90 रुपये, ठीक। इस प्रकार से जो है इसकी गणना करके आपको 90 रुपये निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा। और इसके क्रियात्मक प्रश्न को देख लेते हैं। क्रियात्मक प्रश्न से आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1 मार्च 2000 को आशा ने राधा को 2,000 रुपये का माल बेचा, 2,000 रुपये का माल बेचा है। और इसके बदले में आशा ने राधा पर 3 माह के अवधि का एक विपत्र लिखा। आशा ने किसको बेचा है, तो राधा को बेचा है। मतलब राधा खरीदार है, क्रेता है, जिसको हम स्वीकर्ता कहते हैं विपत्र की भाषा में, और आशा क्या है, लेखक है, विक्रेता है, ठीक है। तो जिसने जो है विपत्र लिखा है, आशा ने राधा पर जो है 3 माह की अवधि का विपत्र लिखा जिसे स्वीकार कर लिया गया। 4 मार्च को आशा ने इस विपत्र को अपनी बैंक से 6% वार्षिक दर पर भुना लिया। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया, राधा द्वारा कर दिया गया। विपत्र का भुगतान किसके द्वारा कर दिया गया, राधा के द्वारा, क्योंकि स्वीकर्ता राधा ही है। राधा की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। अब देखिए पहले हम जो पढ़े उसमें तो लेखक के में था, अभी स्वीकर्ता के में है। चूँकि राधा क्या है, खरीदार है, क्रेता है, क्रेता को हम स्वीकर्ता बोलते हैं विपत्र की भाषा में। तो स्वीकर्ता के बहियों में क्या पंजी प्रविष्टि होगी उसको देख लीजिए, है ना। तो देखिए क्या प्रविष्टि होगी, 6वां 7वां, हाँ। तो यहाँ पर होगी क्या, राधा का पहला तो आशा की बहियों में क्या प्रविष्टि होगी हमने उसको कर लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिए, है ना। अच्छा सॉरी, हाँ, राधा की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि बोला है, ठीक है। राधा की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि और आशा की पुस्तकों में भी पंजी प्रविष्टि, ठीक है। तो हम अभी देख लेते हैं। आशा ने राधा को
मतलब आशा की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि करने के लिए बोलेगा तो हम लिखेंगे राधा खाता विकलन विक्रय खाता से, है ना। राधा खाता विकलन विक्रय खाता से माल उधार बेचा। फिर प्राप्य विपत्र खाता विकलन राधा से, राधा ने विपत्र किस पर स्वीकृति दी। और बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से, ये हो जाएगा। विपत्र को बैंक से 6% बट्टे पर भुनाया 1970, 30 और 2000। यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से बनेगा। 3 पंजी प्रविष्टि आपको करना है, ठीक। किसके में? आशा के में। अब राधा के में क्या होगा पंजी प्रविष्टि, उसको भी जानना है हमको, है ना। तो आशा के बाद क्या आता है? राधा आता है। राधा के में पंजी प्रविष्टि कैसे करेंगे देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। ये 3 प्रविष्टि हो गया। अब आशा के बाद राधा के में क्या होगा? राधा के पुस्तक में बोला है तो हम 3 प्रविष्टि इसके में करेंगे। पहला करेंगे क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन हो जाएगा किससे? तो हम बोलेंगे किससे? आशा से। आशा से उधार माल खरीदा। दूसरा आशा विकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आशा विकलन हो जाएगा किससे? देवपत्र खाता से, क्योंकि देव पत्र दिया हम इसलिए देवपत्र खाता से आशा विकलन देवपत्र खाता से। आशा राधा कौन है? क्रेता है। क्रेता इसको हम क्या बोलते हैं? स्वीकर्ता के भाइयों में यही होगा प्रविष्टि। क्रय खाता विकलन आशा से, आशा का विकलन आशा खाता विकलन आशा विकलन हो जाएगा किससे? देवपत्र खाता से। और तीसरा हो जाएगा देवपत्र खाता विकलन, देव विपत्र खाता विकलन हो जाएगा विकलन किससे? रोकड़ खाता से। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया तो रोकड़ खाता से, बस इतना ही होगा, ठीक है। देय तिथि पर विपत्र का भुगतान होगा देय खाता विकलन, देव विपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से। ये 3 प्रविष्टियाँ आपको राधा के में करना है। आशा के में आपको 3 प्रविष्टियाँ करना है। राधा विकलन विक्रय खाते से, प्राप्य विपत्र खाता विकलन राधा से, और बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से। इस प्रकार से आपको पंजी प्रविष्टि करना है, ठीक। तो हो गया 6वां नंबर का क्वेश्चन। 7वां नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 1 जनवरी 2000 को अच्छा बट्टा की राशि का गणना कैसे किया है देख लीजिए। यहाँ पर भी 2000 गुणित 6 बटे 100 गुणित 3 गुणित बटे नीचे में कर दे बटे इसमें गुणा करके करेंगे 12। अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3 एकम, है ना, और 3 चौक 12। यहाँ पर 0 0 को काट दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा क्या? 4 एकम 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 पंचे 20, ठीक है। 3 एकम 3 चौक 12, 0 0 कट गया और यहाँ पे 4 एकम 4 पंचे 20, 6 पंचे 30। यहाँ पर क्या है? 6 है और 5 है तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। 1 जनवरी 2000 को देवेंद्र ने विनय को 8000 रुपये का माल उधार खरीदा। देवेंद्र ने विनय से 1 जनवरी 2000 को देवेंद्र ने विनय से 8000 रुपये का माल उधार खरीदा तथा इसके एवज में 2 माह अवधि वाला विपत्र स्वीकृत किया। 2 माह अवधि वाला विपत्र स्वीकृत किया। विनय ने विपत्र को 6% वार्षिक दर से अपनी बैंक से बट्टे पर भुना लिया। देवेंद्र ने देय तिथि पर भुगतान कर दिया। देवेंद्र ने क्या किया? देय तिथि पर भुगतान के दोनों पक्षों की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए, ठीक है। तो 1 जनवरी 2000 को देवेंद्र ने विनय से 8000 रुपये का माल उधार खरीदा। तो देखिए किसने किससे? तो देवेंद्र ने खरीदा, विनय से खरीदा, है ना। तो देवेंद्र क्रेता हो गया, विनय क्या है? विक्रेता। देवेंद्र ने विनय से 8000 रुपये का माल उधार खरीदा तो देवेंद्र क्रेता और विनय विक्रेता, ठीक है। और विपत्र उसके लिए स्वीकृत कर दिया और विनय ने 6% वार्षिक दर से अपनी बैंक से बट्टे पर भुना लिया। विनय ने भुना लिया। देवेंद्र ने देय तिथि पर विपत्र भुगतान के दोनों की पुस्तकों में आवश्यक जनरल लिखे कीजिए। तो पहला देख लेते हैं हम विनय की पुस्तकों में। किसकी पुस्तकों में? विनय की पुस्तकों में। तो हो जाएगा देवेंद्र का खाता विकलन विक्रय खाते से, पहला प्रविष्टि। दूसरा लिखेंगे इससे अब विपत्र मिलेगा तो प्राप्य विपत्र खाता विकलन देवेंद्र से, ठीक है, विपत्र पर स्वीकृति दी। फिर हो जाएगा इसको बट्टे पर भुना लिया बैंक से तो बैंक खाता विकलन बट्टा खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से 7920, 80 और 8000 रुपये, ठीक है। विपत्र को बैंक से बट्टा पर भुना लिया गया, ठीक है। तो ये बट्टा की राशि का कैलकुलेशन किस प्रकार से किए तो उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कितना का है? 8000 का, है ना। कितना परसेंट? 6%। कितने माह? 2 माह, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल देंगे देखिए 8000 गुणित 6% गुणित 2 बटे 6% का 6/100 गुणित 2/12, क्योंकि माह है 2 माह का निकालेंगे तो 12 माह के इतना है तो
2 माह कितना होगा इस प्रकार से, है ना। 0 0 काट दिए, 2 एकम 2 छक्के 12, 6 कम 6 से कट गया, मतलब कितना हो गया 80 रुपये। कितना आ गया 80 रुपये। और यही यहाँ पर हमने क्या किया है, लिख दिया है, ठीक। 7,920 80 और यहाँ पे 8,000, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आपको बनाना है। किसकी बहियों में हो गया है, विनय की बहियों में। अब हम चलते हैं किसके बहियों में, देवेंद्र की बहियों में। देवेंद्र क्रेता है तो क्रेता की बहियों में हो जाएगा, ये खरीदा है इसलिए क्रय खाता विकलन विनय से। किससे खरीदा, तो विनय से खरीदा, माल उधार खरीदा। फिर विनय को क्या दिया, देवपत्र दिया, तो विनय का खाता विकलन देवपत्र खाता से। देवपत्र देता है तो देवपत्र खाता से लिखते हैं, ठीक है। अगर रोकड़ देते तो हम रोकड़ खाता से लिखते हैं, उसी प्रकार देवपत्र देना है तो विनय का खाता विकलन देवपत्र खाता से हो जाएगा, ठीक। विपत्र पर स्वीकृति प्रदान की। फिर उसके बाद भुगतान तिथि जब आता है तो विपत्र का भुगतान कर दिया जाता है, तो देवपत्र खाता विकलन रोकड़ खाता से, ठीक है। इस प्रकार से विपत्र की राशि का भुगतान करने पर इस प्रकार से जो है आपको पंजी प्रविष्टि 3 पंजी प्रविष्टि आपको करना है देवेंद्र के में, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन। अब देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें लिखता है विपत्र का बेचान एवं भुगतान। बेचान का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई विपत्र क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई विपत्र है और हमने क्या किया, स्वीकर्ता से प्राप्त कर लिया। मैं मान लीजिए मैं लेखक हूँ, है ना, और आप स्वीकर्ता हैं। आप मेरे से अगर माल उधार खरीद करके ले रहे हैं तो मैं एक विपत्र लिखूंगा जिस पर आपकी सहमति स्वीकृति ले लूँगा, ठीक है। स्वीकृति मतलब आपका हस्ताक्षर और आपकी सहमति ले लूँगा, वो उसको बोलते हैं स्वीकृति। स्वीकृति मिल गया, अब विपत्र मेरे पास आ गया, है ना, और मैं लेखक हूँ। अब मैं भी किसी दूसरे से व्यापारी से भी तो सामान खरीद करके लाता हूँगा, है ना। तो अगर मान ली जाए मैं दूसरे व्यापारी को जो भी सामान खरीदता हूँ उसके बदले में मैं भी रोकड़ देता हूँ या विपत्र देता हूँ, ठीक है, मैं भी स्वीकृति देता हूँ। लेकिन क्या होता है कई बार, जैसे हम क्या करते हैं, दूसरे का विपत्र दूसरे को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि आखिर में तो उसको पैसे को भुगतान करना है, तो मतलब पैसे का भुगतान ना करके हम विपत्र का भी भुगतान कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने को जो भी प्राप्त विपत्र है उसको हम किसी दूसरे को दे देते हैं तो उसे हम बोलते हैं विपत्र का बेचान। उसको हम क्या बोलते हैं, विपत्र का बेचान। मतलब अपने को प्राप्त कोई भी विपत्र अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो वह क्या कहलाता है, विपत्र का बेचान करना कहलाता है, ठीक है। इसको विशेष याद रखिएगा। अभी इसको और पढ़ लेते हैं तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है विपत्र का बेचान। विपत्र के बेचान से तात्पर्य आहर्ता या धारक द्वारा अपने किसी लेनदार या अन्य किसी व्यक्ति को विपत्र का हस्तांतरण करने से है। विपत्र एक विनिमय साध्य प्रलेख है। विनिमय साध्य प्रलेख मतलब उसको लेन देन कर सकते हैं, लेन देन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार का प्रलेख है जिसका हस्तांतरण किया जा सकता है, ठीक। जैसे पैसे का हम लेन देन करते हैं, हमारा पैसा किसी दूसरे के पास चला जाता है, फिर वो कोई चीज़ खरीदता है तो वो तीसरे के पास चला जाता है। उसी प्रकार से विपत्र को भी हम एक हाथ से दूसरे हाथ में कर सकते हैं, ठीक है। विपत्र के बेचान को विपत्र का पृष्ठांकन भी कहते हैं। विपत्र का बेचान करने वाला व्यक्ति बेचानकर्ता। विपत्र का जो बेचान करेगा उसे क्या बोलेंगे, विपत्र का बेचान करने वाला व्यक्ति बेचानकर्ता कहलाता है। और विपत्र का बेचान किया जाता है मतलब, और जिसे विपत्र का बेचान किया जाता है वह व्यक्ति बेचान पात्र कहलाता है। जो प्राप्त करेगा विपत्र को वह बेचान पात्र कहलाएगा, और जो विपत्र को मतलब हस्तांतरित करेगा उसको बोलते हैं बेचान जो है करता, बेचान करता, ठीक है। करने वाले को बेचान करता, विपत्र को